हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके 2 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और उसी के साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनसे भी डर लगता है वो डर आज के इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ में अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का लास्ट मिनट रिविजन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। बस 20 मिनट में आपको मैंने कंप्लीट रिवाइज करवा रखा है, तो वो एक बार जाकर के देख लेना। तो फिर बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1। तो अब आप जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल जब भी कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि जब भी आप उसको लिखें तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखे। तो यहां पर मैग्निफिकेशन गिवन है वो है -1 ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब जैसे कि यहां पर इसमें ना साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां पे -50 सेंटीमीटर। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इसका सबसे पहला पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ द मिरर, किस तरीके का मिरर है। तो यहां पर जब आप लोग जानते हो कि अगर m की वैल्यू क्या होती है, वो होती है नेगेटिव, तो इस केस के अंदर रियल इमेज फॉर्म होती है। अब रियल इमेज किस केस के अंदर फॉर्म होगी, वो होगी हमारे यहां पर कॉनकेव मिरर में। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारा ये कॉनकेव मिरर है। देन फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट की जो v की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें। तो अब आप लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला बड़ा ही सिंपल है, m इज इक्वल टू होता है वो होता है माइनस ऑफ v बाई u, और यहां पर आपको m की वैल्यू गिवन है वो है -1। तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू u। ठीक है, तो यहां पर u की वैल्यू क्या है आपके पास में, वो है -50 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू भी वही हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है जब v और u इक्वल होते हैं तो वो वाला पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे कहां पर ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रही है। देन फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो हमारा मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी। तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि इमेज हमारी है कहां पे, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो हमसे फोकल लेंथ पूछा गया है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 50 सेंटीमीटर, -50 आ जाएगा। फिर उसके बाद में डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ आ जाएगी। तो यहां से फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी -25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी अब हमने कर लिया है। फिर इसके बाद में इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, कि आपको एक रे डायग्राम बनाना है। तो अब चलिए इसका एक बार रे डायग्राम बना करके देख लेते हैं। और ये जो रे डायग्राम है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है ना तो आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लोग उसका रे डायग्राम बनाइए। तो ध्यान से सुनो। तो अब हम लोग इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और फिर उसके बाद में ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस जब ये ड्रॉ हो गई है तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा। फिर उसके बाद में आप ये ध्यान रखोगे सबसे पहली जो लाइन जाती है वो जाती है पैरेलल, और जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहां से पास करती है, वो पास करती है फोकस से। तो ये पॉइंट हो गया हमारा फोकस का, और इसमें आपको है ना रे डायग्राम के अंदर एरोस बनानी जरूरी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी रे रहेगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जा करके यहां से टकरा करके फिर से वो इसके ऊपर पैरेलल चली जाएगी। ये 2 रे आपको इसमें बनानी है, जिससे कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इन्वर्टेड रहेगी, और ये रियल इमेज फॉर्म होने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में पूछा गया था 2023 में। तो अब ध्यान से देखो, अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है आप लोगों का ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा 3 मार्क्स का। फिर उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट है ये रहेगा आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है और ये आपके पास में क्वेश्चन है, तो इस तरीके के लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आएंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो इसमें सबसे फर्स्ट कहा गया है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन
direction of a light that defines the refractive index of a medium with respect to the others। मतलब कि आपको सिंपल सा स्नेल्स लॉ को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, आप इसमें लिखेंगे सबसे फर्स्ट, आप लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। सबसे फर्स्ट आपका रहेगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ आप लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर पासिंग थ्रू अ मीडियम 1 इज इंसिडेंट ऑन द अदर मीडियम 2, देन द रेशियो ऑफ दियर साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। इसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इसी को ही स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर आप इतना लिखते हो तो इसमें आपको मिलेंगे 1 मार्क। फिर उसके बाद में आपको मैथमेटिकली अगर आप इसकी इक्वेशन भी लिखती हो कि n ऑफ 2 मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, तो वो रहता है हमारे पास में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट में पूछा गया है वो ये पूछा गया कि एक्सप्रेस इस मैथमेटिकली, जो कि हम लोग कर चुके हैं। फिर इसके बाद में आता है कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to the medium related to the speed of propagation of a light in two medium। तो अब आपको वो वाला रिलेशन बताना है speed of light in medium by में speed of light in vacuum। तो अब हम लोग एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको सिंपल से थ्योरी लिखनी है, जो भी आपसे पूछा जाए पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको लिखते चलिए। तो अब हम इसकी थ्योरी में लिखेंगे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम A विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम B डिनोटेड बाय NAB। मतलब कि NAB से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी डिवाइड बाय में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, और ये हो जाएगा हमारे पास में n ऑफ ए बी का फॉर्मूला। ये हो गया आपका एक नंबर। और फिर उसके बाद में अगर आप लोग इसमें आगे लिखते हो, जैसे कि इसके नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि स्टेट द नेम ऑफ दिस कॉन्स्टेंट व्हेन वन मीडियम इज वैक्यूम और एयर, कि जब एक मीडियम वैक्यूम है या फिर एयर है तो अब हम लोग इसे क्या कहेंगे। तो ये किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दैट केस इफ द मीडियम बी इज अ वैक्यूम of air then NAB is called the absolute refractive index। क्या कहते हैं इसे, कहा जाता है absolute refractive index। और फिर उसके बाद में ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये आपकी पूरी थ्योरी है। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम आर। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि म्यू ऑफ जी ग्लास का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/2, और उसी के साथ में म्यू ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 4/3। अब इसके बाद में कहा गया है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितना गिवन है, वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें यहां से निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो अब हम इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हम इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जो म्यू ऑफ ग्लास होता है वो क्या होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको हमने लिख दिया ये। फिर उसके बाद में यहां से हमारे पास में n ऑफ g इंटू v ऑफ g इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहां से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 3/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में 2 × 10⁸ और इज इक्वल टू vc। तो यहां से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 3 × 10⁸, जो कि हो जाएगी वैक्यूम ऑफ लाइट। अब इसी तरीके से आपको ये सेकेंड वाला पार्ट करना है इसको, और जल्दी से कमेंट्स में बताना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा n ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और यहां से क्या करोगे आप vc को उठा करके इसमें पुट कर दोगे 3 × 10⁸ और डिवाइड बाय में आ जाएगा 4/3 में। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है जो कि है हमारे ह्यूमन आई से जो क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं। तो अब लोग एक बार इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2017 से लेकर के 2023 तक में 3 से 4 नंबर में इनमें से कोई ना कोई एक तो आता है। मेनली आपके 6 पार्ट है, तो हम 6 के 6 देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास में आता है वो आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले कॉर्निया का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्निया इट इज अ ट्रांसपेरेंट ब्लश ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ अ आई बॉल विच रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई। ये होता है हमारे ट्रांसपेरेंट एक सरफेस होता है जो कि हमारे आई के सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्निया। इसका काम क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लाइट जो कि हमारी आंखों में एंटर करती है। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें
कहा गया कि आयरिस क्या होता है, तो आयरिस के लिए हम लोग बोलेंगे कि अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ अ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल किससे कंट्रोल होता है, वो होता है आयरिस से। फिर उसके बाद में आता है प्यूपिल क्या होता है, तो प्यूपिल को हम लोग बोलेंगे कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। प्यूपिल की जो साइज है उसको कौन कंट्रोल करता है, आयरिस। और आयरिस का मतलब प्यूपिल का क्या काम है कि जो हमारी आंखों के अंदर लाइट एंटर कर रही है वो कितनी होगी, ये काम होता है प्यूपिल का। फिर इसके बाद में आता है इसका फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली हमारी आंखों का जो लेंस होता है जो कि हमारी फोकस करके हमारी जो इमेज है उसको रेटिना के ऊपर फॉर्म करते हैं, ये उसका काम होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स द आई एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। इसका काम होता है इमेज फॉर्म करने का रेटिना के ऊपर। फिर उसके बाद में आते हैं सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी जो मसल्स होते हैं इनका काम होता है कि सिलियरी मसल्स होल्ड्स द आई लेंस एंड हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो सिलियरी मसल्स के हेल्प से ही हमारी आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेटिना। रेटिना क्या होता है कि इट कैप्चर्स द लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू द इमेजेस बाय ब्रेन्स। इसका काम होता है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे माइंड को सेंड करता है, फिर उससे हमारे माइंड के अंदर इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि राइट अबाउट द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई। आपको सिंपल सा डेफिनेशन देना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारी आंखों की एबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और फिर इसके बाद में आता है इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाई द इमेज डिस्टेंस इन द आई डजंट चेंजेस व्हेन वी चेंजेस द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। आपने क्या देखा है कि कभी जैसे कि ऑब्जेक्ट पास में तो हमारी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जा रही है, ऑब्जेक्ट दूर है तो जो डिस्टेंस है वो इमेज की चेंज हो रही है। ऐसा नहीं होता, हमें चीजें क्लियर दिखती हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो मसल्स है ना वो इस तरीके से हमारी फोकल लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं कि हमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है कि जो इमेज है वो सीधी की सीधी रेटिना के ऊपर ही फॉर्म, जैसे कि अब मेरे पेंसिल है तो ये मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है, अब ये यहाँ पर भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, वो रेटिना के ऊपर ही फॉर्म कर रही है। इसके डिस्टेंस चेंज होने से इसके ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में कहा गया है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि इसका लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में रहेगा कि द सिलेरी मसल्स मॉडिफाइज द कर्वेचर टू सम एक्सटेंट। कि कुछ हद तक हमारी जो आंखें हैं वो कर्वेचर को चेंज कर लेती है। एंड द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ अ आई लेंस कैन थस चेंज द फोकल लेंथ, जिसकी वजह से हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज हो जाती है। एज द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन लेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, वैल्यू टू दिस डिस्टेंस ऑफ द इमेज डज नॉट चेंजेस। की जो हमारी फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है तो जो डिस्टेंस ऑफ वी है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा यू चेंज हुआ वैसा ही एफ चेंज हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, वी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। कि जब हमारा जो लेंस होता है वो अगर रिलैक्स हो जाता है तो उसके इसके अंदर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, दस इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिस वजह से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप पास का देखते हो तो आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ होती है ना वो डिक्रीज होती है, जब आप दूर का देखते हो ना तो वहां पर क्या होता है कि आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है वो रिलैक्स। अब 21 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और साइंस में एक बात ध्यान रखो कि आपको ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, लॉजिकल पॉइंट लिखने हैं। इसमें फालतू की बकवास नहीं लिखनी है, सबसे अच्छी बात है साइंस की। जो बात है वो आपको एज इट इज लिख देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द जिंक ग्रैन्युल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर। अब देखो केमिकल चेंज होने के क्या क्या तरीके होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा। सबसे पहला तो होता है कि हम ऑब्जर्व कर लें। ऑब्जर्व किस तरीके से करते हैं, अगर कोई कलर चेंज हो जाए तो हम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम उसे टच करके ऑब्जर्व करेंगे कि उसके टेम्परेचर के अंदर क्या कोई चेंज हुआ है, जिससे कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और उसी के साथ में एक और चीज से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, वो करते हैं कि अगर उसमें से कोई गैस निकल रही है तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर कोई एक केमिकल चेंज हुआ है। अब उसी के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था, वो था सॉलिड, फिर उसके बाद में रिएक्शन के बाद में क्या हो रहा है, वो हो रहा है लिक्विड, तो कैसी चेंज है, ये केमिकल है या फिर ये यहां पर जो फिजिकल चेंज है वो है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वो सॉलिड था उसके बाद में लिक्विड हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कि केमिकल चेंज या फिर
फिजिकल चेंज है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होगा कि भैया सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर कैसा चेंज होगा, मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो कैसा होगा, वो होगा फिजिकल। लेकिन मैंने यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ऐड करा था, वो ये किया था कि उसमें रिएक्शन हो रही है। तो मतलब उसमें कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिस वजह से क्या था, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ था, लिक्विड में हुआ था। जैसे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका कन्वर्जन होता है, तो उस केस की बात मैं कर रहा हूं कि जहां पर कि केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि क्या कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जैसे कि हम इसके अंदर क्वेश्चन आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में हम लोग लिखेंगे इसके कि बबल्स ऑफ द गैस और रिवॉल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन किसकी हो रही है, एसिड प्लस ऑफ यहां पर क्या हो रहा है, मेटल हो रहा है। तो इसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है, इसके पास में बर्निंग कैंडल लाएंगे जिससे कि पॉप साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड निकलता है, पॉप साउंड निकलता है, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर दे कि कैसी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि फिर हम लोग चेंज इन कलर से करेंगे कि वो सिल्वरी ग्रे कलर होता है, इससे ब्लैक में कन्वर्ट होता है, और लास्ट के अंदर चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये तीन में से कोई भी दो पॉइंट आपको लिख। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। अब ये प्लांट्स की बात करी जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनमें कि आपको कहा जाएगा कि आप लोग स्टेप्स बताओ। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि ह्यूमंस में जो बेबी फॉर्मेशन होता है उसकी स्टेप्स आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें सिंपल सी प्रोसेस है, आप इसे ध्यान से याद रखो। अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जो जाइकोट होता है ना, वो डिवाइड होता है, जिससे कि ना सेवरल एम्ब्रियोस बनते हैं। किस में बनते हैं, ओव्यूल में बनते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि ओव्यूल के अंदर एक टफ कोट बनता है, मतलब कि एक छोटे से बीज जो होता है ना, जैसे कि आपने कभी देखा होगा फ्रूट होता है एकदम से छोटा सा, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सडनली वो ग्रो करने लग जाता है, फिर उसके बाद में वो जो फल होता है वो पक जाता है, फिर उसके बाद में नीचे गिर जाता है। तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइकोट डिवाइड्स द सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो अब यहां पर तीन चीजें आपको याद रखनी है जिनको आप एग्जाम के अंदर हाईलाइट करोगे। वो यह कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइकोट क्या है, वो एम्ब्रियो बनाता है किसके अंदर, ओव्यूल में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ओव्यूल का काम आता है कि द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। कि उसके बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर टफ कोट बनाने के बाद में उसको सीड्स में कन्वर्ट करता है। देन फिर उसके बाद में क्या करती है, इसके बाद जो आता है वो आता है ओवरी का काम आता है। ओवरी ग्रोज इट रैपिडली एंड ड्राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। फिर उसके बाद में ओवरी का काम आता है जो कि इसे पका करके फ्रूट बना देता है। एंड द पीटल्स, स्पियल्स, स्टेमिन्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड मे शिवर एंड फॉल ऑफ। इसके बाद में क्या होता है कि ये जब फ्रूट बन जाता है तो ये सारी सारी चीजें नीचे टूट के गिर जाती है। इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे कहा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। की ह्यूमन बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, एंड नेम द ऑर्गन दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। तो देखो यूरिन बनने हमारी जो बॉडी होती है ना, बहुत सारे वेस्टेज प्रोड्यूस करती है, और आज तक की जो पूरी ब्रह्मांड है ना, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स चीज पता है क्या है, वो है ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस के अंदर ना, हमें पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से फंक्शन करते हैं। हमारा ब्रेन जो है कितना फास्ट प्रोसेस करता है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं, आप सब कुछ चीजें इंस्टेंटली समझ पा रहे हो, फिर आप उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा फास्ट करते हो। तो हमारा ब्रेन बहुत तेज काम करता है। वहीं पर अगर आप कोई और प्लांट्स को देखोगे, हमने इतने सुपर फास्ट कंप्यूटर बना रखे, लेकिन वो भी हमारे ब्रेन से तेज प्रोसेस नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड जो है, आपने कभी भी ये सुना है कि हमने आर्टिफिशियली ब्लड को डिजाइन कर लिया? नहीं कर पाए। हमने आर्टिफिशियली ऑर्गन्स बना लिए, लेकिन हम उन्हें चला नहीं पाते, इतनी ज्यादा साइंस होने के बाद भी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। इसको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है, अगर आपको थ्योरीज में इंटरेस्ट है, वो ये है कि हम ह्यूमंस का जो दिमाग है ना, वो एग्जैक्टली जो यूनिवर्स है उसके जैसा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने भी प्लैनेट्स वगैरह है ना, वो सब हमारे माइंड्स के अंदर जैसे न्यूरॉन्स है ना, उनकी शेप के हैं और उनकी साइज के, क्योंकि हमारे माइंड्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतने न्यूरॉन्स हैं कि उनको हम लोग गिन नहीं सकते। और हमारे माइंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द वाटर होता है। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसे फैक्ट्स के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ ऐसे फैक्ट्स कि भाई जैसे कि 2050 में दुनिया कैसी होगी, कैसे हम लोग आगे काम करेंगे। टेक्नोलॉजी के जहाँ पर नाम आ जाता है वहाँ पर तो बल्ले बल्ले हो जाती है मेरी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मेरी जैसे, तो भैया आप लोग बने हो इंजीनियरिंग के लिए। इस तरीके से फाइंड आउट करना था, अगर आपके अंदर वो कीड़ा है ना कि भाई ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है,
वो अगर कीड़ा है ना तो आप लोग इंजीनियर बनने को तैयार हो, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी काम की बात। अब इससे ज्यादा काम की बात करते हैं, वो ये है कि टू फिल्टर आउट द नाइट्रोजीनस वेस्ट, ये यहां पर ध्यान रहे कि क्या फिल्टर करने के लिए होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट दैट प्रोड्यूस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। अगर आप ये नाम लिखते हो तो आपको यहां तक कितना नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमंस, अगर आप ये पूरा लिखते हो तो इसके लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर। फिर उसके बाद में पूछा गया कि दैट स्टोर, जो कि हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, इसका हाफ मार्क्स है। फिर उसके बाद में यूरेथ्रा से पास होता है तो इसका हाफ मार्क्स है। इस तरीके से आपकी मार्किंग होती है, हर एक वर्ड के आपको मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड में। इसको ध्यान से समझो, जो आर्टरी होती है ना, इनमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में ब्लड आता है। कहां से आता है, हमारे हार्ट से बहुत तेज पंप होकर के ब्लड आता है। तो ये जो ब्लड होता है ये इतने ज्यादा प्रेशर से होता है कि एक ह्यूमन हार्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 फीट हाइट तक ब्लड को फेंक सकता है। और अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमंस की अंदर की जो हमारी नसें होती है ना, उनकी जो लेंथ है वो है 70,000 किलोमीटर, जो कि हमारा हार्ट काम करता है उसको पंप करके। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कि हमारी नस ना फट जाए, इसीलिए क्या किया है कि थिक और इलास्टिक वॉल्स बनाई गई हैं ताकि वो प्रेशर को हैंडल कर पाए। लेकिन वहीं पर ही जो वेन्स है, वेन्स के अंदर आते टाइम क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब मान लो कि आपने भेज तो दिया, लेकिन अब आते टाइम प्रेशर स्लो हो गया, तो वो क्या होगा कि वो रिवर्स बैक आएगा। तो इसीलिए रिवर्स बैक ना आए, इसीलिए उसके अंदर इस तरीके के वॉल्व होते हैं कि वो आगे चला जाए तो फिर वो वापस ना, इस तरीके की शेप होती है, मतलब कि यहां से ऊपर से आता है नीचे जाता है, लेकिन यहां से ऊपर वापस नहीं जा पाता, इसीलिए वेन्स में वॉल्व होते हैं। तो अब हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर एंड फ्लोज थ्रू आर्टरी। आर्टरी के अंदर कहां से ब्लड फ्लो करता है, हार्ट से। फिर उसके बाद में हेंस टू बियर दिस प्रेशर द आर्टरीज हैविंग द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। फिर उसके बाद में आता है कि वेन्स हैविंग द वॉल्स टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। और यहां पर ये जो हमारी वेन्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि भाई एक ही डायरेक्शन में जाए, रिवर्स बैक वो फ्लो ना करे। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस किस में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, लाइट चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर की कुछ डेटा गिवन होता है और कुछ बातें पूछी जाती है। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या कहा गया है, आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए, जैसे कि मीडियम ए का गिवन है 1.6, मीडियम बी का 1.8 है, मीडियम सी का 1.5 है। अब आपको यहां पर कहा गया है कि सबसे पहले क्या कर रही है रे, एक तो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, दूसरी बार क्या कर रही है, वो जा रही है बी से सी में। तो अब आप लोग यहां पर एक बार इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। तो ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, वो है 1.6, और इसकी कितनी है, बी की है 1.8। फिर उसके बाद में यहां पे 1.8 से कहां पे जा रहा है, वो जा रहा है 1.5 पे। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान रखो कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है, बी की ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे कि ये लाइट आई, हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब लाइट यहां से आ रही है, तो ये बी कैसा है, ये कैसा है, ये है हमारा रेयरर है या फिर डेंसर है। अब रेयरर का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, तो बी जो है वो ऑप्टिकली रेयरर होगा। तो यहां पर जब लाइट इसमें घुसेगी, मतलब आप ये सोचो कि एक कमरा है जिसमें ज्यादा लोग हैं, कम लोग से आप ज्यादा में ज्यादा, तो आप क्या करोगे, चिपक जाओगे ना। तो उसी तरीके से क्या होती है, रे भी क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या करती है, नॉर्मल के पास में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। और वहीं पर उल्टा केस इसके अंदर क्या होगा, उल्टा केस इसके अंदर सिंपल सा ये होगा कि इसमें जो रे इस तरीके से थी वो क्या करेगी, इससे बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर किस में जा रही है, ये जा रही है डेंसर मीडियम में। ये आपको ध्यान रखना है, रेयर और डेंसर में कंफ्यूज मत हो। रेयर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होंगे, उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे पास पास में, डेंसर में कैसे होंगे, पार्टिकल्स होंगे दूर दूर। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला से आप इसको समझो कि यहां पर म्यू क्या होता है। म्यू को हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होता है, वैक्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये क्या है, ये है एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिसका म्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया कि इंक्रीज किस केस के अंदर होगी, तो आप देखोगे कि सबसे फर्स्ट केस के अंदर 1.6 से 1.8 हो रहा है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, म्यू क्या हो रहा है, म्यू यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वहीं पर ही क्या हो रहा है कि 1 सेकंड केस के अंदर बी से सी में क्या हो रहा है, यहां पे 1.8 से 1.5 म्यू डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, स्पीड यहां पे इंक्रीज होगी। इस तरीके से आपको इसे समझना है। फिर इसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25।
बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो भाई, फिजिक्स के ऑलरेडी मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए हैं, तो वो जाकर के देख लेना, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, कि उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया, फिर 3 पार्ट को कैसा कनेक्ट करा गया है, पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है R1, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1 रेस टू R। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है, ये तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर करोगे क्या, देखो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था वो था हमारा R, तो R न्यू कितना हो गया है, ठीक है, उसके 3 पार्ट के अंदर जब डिवाइड करा जाता है तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जब लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो, तो रेजिस्टेंस यहां पे 3 टाइम हो गया है, तो R न्यू हमारा हो जाएगा R बाय 3। तो अब हम लोग इसका R इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R बाय 3। यहां पे गलती मत करना, 1 अपॉन में R बाय 3, इस तरीके से आपको करना है। तो इस फॉर्मूले से कौन सॉल्व करता है, इस फॉर्मूले से तो नूब सॉल्व करते हैं, आप लोग तो प्रो। तो प्रो लोगों के लिए एक फॉर्मूला है, वो ये है कि अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना हो जिनके अंदर की सभी के अंदर रेजिस्टेंस सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे R बाय N। तो मतलब यहां पर n क्या है, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है R बाय 3, तो यहां से आ गया R बाय 9। तो यहां से आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, R रेशियो R का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट्स में हो जाना चाहिए। देखते कितने स्टूडेंट इसका कर पाते, इतना करने के बाद भी अगर गलत किया ना तो फिर देख लेना भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या है कि आपको एक इमेज दी गई है, अब इसमें आपको बताया गया कि एक सोलेनॉइड है, इसमें इस तरीके से जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो रही है। तो अब आप हमें बताओ कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हो क्या रहा है कि अगर हम लोग करंट को रिवर्स कर दें, या फिर कि जब हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो क्या होता है। तो आपको यहां पे एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप किसी चीज से दूर जाते हो तो क्या होता है, उसका अट्रैक्शन कम होता है ना। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, आप उससे जितनी ज्यादा दूरी बनाओगे उतना ही वो कम आपको अपने और आकर्षित करेगी। इसको खुशबू से समझ लो यार, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, खत्म छोड़ो। मतलब कि आपके पास में अगर फूल रहता है तो ज्यादा खुशबू आती है, दूर लेके जाओगे कम आएगी, वही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, ज्यादा दिमाग को लोड मत दिया करो, सिंपल चीजों को समझा करो। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। भैया जहां पर क्राउडेड होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। दिस मींस दैट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एंड इट रिड्यूसेस एज वी गो फर्दर फ्रॉम द पोल। के भैया पोल के पास में तो ज्यादा रहेगी, पोल से दूर कम रहेगी, ये आपको समझना है। फिर उसके बाद में डायरेक्शन क्या रहेगा, अगर हम लोग फील्ड को मतलब कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते, इस तरफ फॉलो हो रहा था, इस तरफ कर देंगे, तो जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो भी तो उल्टी होगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती कि भाई किस डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है उसी दिशा में मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी घूम जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है हमारा आवर एनवायरनमेंट से। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो के अंदर कि 10% रूल बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही वही 10% रूल के ऊपर बेस्ड है। अब ये 10% रूल क्या बोलता है, इसका कहना यह है कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो क्या होता है कि अगर यहां पर x जूल एनर्जी है तो यहां पर कितनी रहेगी, वो रहेगी x का 10%, जो कि होता है x बाय 100, जो कि होती है सिर्फ और सिर्फ x बाय 10। तो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये नहीं पूछा कि भैया ये बताओ कि लीफ के अंदर इतनी एनर्जी, ये नहीं पूछा। अब की बार बोला है कि जो मॉन्गूज है ना वो क्या करता है कि उसके पास में 100 जूल एनर्जी आ रही है। तो अब आप हमें बताओ कि लीफ में कितनी एनर्जी थी। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहां पे आपको फॉर्मूला यूज में लेना होगा, फॉर्मूला नहीं यूज में लेना यार। ठीक है, रिवर्स करना है आपको। क्या करना है कि आपको अगर सेकंड लेवल से अगर फर्स्ट लेवल के ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या दिया गया है, मॉन्गूज के पास में कितनी एनर्जी है, वो है 100। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, जिससे कि हमें स्नैक की एनर्जी पता लग जाएगी, वो होगी 1000। ठीक है, फिर उसके बाद में 1000 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैमेलन की एनर्जी पता लग जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में 10,000। फिर उसके बाद में हमें कैटरपिलर की निकालनी है, तो इंटू 10
फिर से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में आई थिंक कि 1 लाख। फिर 1 लाख से हमें निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास में किसकी एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी एनर्जी ऑफ लीफ। ठीक है, तो अभी 1 लाख से याद है कि यार अभी 400 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच, या फिर होने वाले ही होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिवर्स में भी पूछा जा सकता है, तो सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मतलब कि इसके सेकंड पार्ट में कहा गया कि अगर मान लो कि ये जो हमारे जैसे कि एक लेवल से दूसरा लेवल, फिर इससे तीसरा लेवल, फिर इससे चौथा लेवल, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें और लेवल जोड़ देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो भाई ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट लेवल के पास में कितनी एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 100 जूल। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लास्ट है ना, इससे पहले बोल रहे हैं कि जैसे कि मॉन्गूज है ना, उससे पहले आप क्या करोगे, 2 लेवल और जोड़ दो। जैसे कि लास्ट जो हमारी एनर्जी इसमें कितनी बचेगी, वो बचेगी फिर 1000 जूल। अब बोल रहे हैं कि इसको डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, 1/10 करोगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। और फिर उसके बाद में क्या करो, इसको फिर से 1/10 कर दो तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। फिर उसके बाद में इसको एक बार 1/10 कर दो तो ये यहां पर हो जाएगी 1। तो ये पॉसिबल ही नहीं है 10% रूल के अकॉर्डिंग कि इतनी कम एनर्जी रहे। तो ये बात ध्यान रहे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 ट्रॉपिक लेवल यहां पर हो सकते हैं एक फूड चैन के अंदर, या फिर एक फूड वेब में ज्यादा होते हैं लेकिन फूड चैन में बस इतने। ऊपर इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पर आपको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, तो आप इसका फॉर्मूला लिखो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या है, ये है हमारा सॉल्ट जो कि हमें गिवन है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कि आपसे पूछ जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस है, तो आपको इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस निकालने। तो इसको निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो, एक तरफ क्लोरीन कर दिया, एक तरफ NH4OH कर दिया। फिर उसके बाद में जो Cl- वाले हैं इनको क्या देना है, आपको H+ देना है, क्योंकि हमें इनको बनाना है एसिड। तो इसलिए यहां पर कौन सा एसिड बनेगा, वो बन जाएगा HCl। फिर उसके बाद में इधर हम लोग बेस के लिए क्या देते हैं, OH- आयन इसे देंगे, तो इसमें OH- देंगे तो ये बनेगा NH4OH। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि NH4OH क्या है, ये है एक वीक बेस है हमारे पास में, और जो एसिड है HCl ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी pH कितनी है, इसकी नियरली अबाउट 1 है, और इसकी जो pH है वो अप्रोक्सीमेटली 8 है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो इसकी pH कैसी रहेगी, मतलब सॉल्ट कैसा रहेगा, ये रहेगा एसिडिक। तो एसिडिक जब होता है तो pH रहेगी हमेशा 7 से कम। तो इसीलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन से वाला करेक्ट होगा, कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एकदम से गलत है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये भी गलत है। फिर थर्ड में दिया गया कि एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका एकदम से करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसका पेरेंट। चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कि हमारे पास में 2 सॉल्ट हैं, एक X है और एक Y है। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं सेपरेटली, और उसी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसमें फिनोप्थलीन ऐड कर रहे हैं। अब ये जो फिनोप्थलीन होता है इसका काम क्या होता है, ये होता है एक इंडिकेटर। ये जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई एसिड है बेस है, हम उससे चाट के थोड़ी देखेंगे। अगर मान लो कि चाट के देखें कि भैया एसिड है तो कैसा होगा, खट्टा होगा, तो HCl को गलती से मुंह में ले लिया तो भाई पूरा पूरा शरीर जल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एक इंडिकेटर होता है। अब इस इंडिकेटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अगर इसको बेस दिखता है, अगर इसको बेस दिखता है, ये बेबी को बेस पसंद वाला बेस नहीं, अगर इसको लगता है कि भाई बेस है तो ये क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक में। ठीक है, पिंक कलर इसका फेवरेट होता है। फिनोप्थलीन दिखते क्या याद रखो कि पिंक से फिनोप्थलीन आपको ध्यान रखना है, पी से पी आप याद रखोगे। तो ये किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है। तो अब इसमें कहा गया है हमें कि जब सॉल्यूशन X जो है वो टर्न कर देता है पिंक सॉल्यूशन को, मतलब कि X क्या है, ये है हमारा बेस। फिर उसके बाद में Y जो है कोई भी चेंज नहीं दिखा रहा, तो ये क्या होगा, ये होगा एसिड। अब वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है जो कि हमने अमोनिया क्लोराइड के लिए किया था। हम सभी को अलग अलग करके टेस्ट करेंगे। तो देखो, अब हम लोग सबसे फर्स्ट जो हमें एसिड दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है Na2CO3। तो अब हम लोग इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस निकालेंगे। भैया इसको क्या देना है और इसको क्या देना है, सोडियम को क्या देंगे हम लोग, हाइड्रोक्साइड देंगे, इसको देंगे हम लोग H+ आयन। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा, एक तो बनेगा NaOH
ये क्या है भैया, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके सामने क्या है, इसके सामने है H2CO3, बेचारा वीक एसिड है। तो क्या रहेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो किसकी डोमिनेंट ज्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग की। तो इसीलिए NaOH की यहां पर डोमिनेंस रहेगी। इस वजह से क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, तो जिस वजह से फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। तो ये वाला तो इसका सही है कि ए में ये तो बेस हो गया। फिर सेकंड में बात करी गई है NH4Cl की, अभी अभी हम लोग बात करके आए हैं, ये किसका है, ये तो है एक अमोनिया हाइड्रोक्साइड और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, ये है हमारा एसिड, जिस वजह से क्या हुआ कि फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम भी कर देते हैं हम लोग। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये यहां पर आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि क्या चीजें हैं कैसी हैं। तो अब ये जो डायग्राम है ना, सीधा NCERT से आ चुका है और ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि कैसे ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आउटर जो कवरिंग होती है इसमें ये सब छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो बिग डॉट है फर्स्ट वाला क्या हो गया, ये होगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम इसे फर्स्ट को बोलेंगे न्यूक्लियस। तो अब देखो एक बात ध्यान रखना कि इसमें तुक्का लगाने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, वो ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो एग्जामिनर है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे दो ऑप्शन देगा, जैसे कि इसमें भी न्यूक्लियस है इसमें भी न्यूक्लियस है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि इन दोनों में से आंसर होगा। ये दोनों तो नहीं होने वाले। एग्जामिनर जब आपको कंफ्यूज करे, जैसे +5 देकर के कंफ्यूज कर रहा है, -5 देकर के कंफ्यूज कर रहा है, 10 और 12, तो इसमें चांसेस ये है 50% चांसेस हैं कि +5 और -5 इन दोनों में से ही कोई आंसर रहने वाला है। तो जहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है ना, तो उन दो ऑप्शन को आपको पकड़ लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि 50% चांस होगी कि हम सही कर पाएंगे। और भाई साहब ये बहुत ही बेहतरीन तुक्का ट्रिक है जिसको कि मैं भी यूज करता हूं, तो इसे यूज कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो। अगर ये तो नहीं कि क्वेश्चन आ भी रहे तो भी तुक्के मार के आने एग्जाम में, अरे मजे में नहीं मारने, ये वो होती है क्वालिटी, होती है बैक बेंचर्स के पास होती है, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है इन डॉट्स के ऊपर। तो अब देखो दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर मत डाला करो, साइंस समझने की चीज है, तो इसलिए समझो कि यहां पर सेकंड मतलब कि बाहर वाले पोर्शन की बात करी जा रही, तो बाहर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर गार्ड सेल हो गया, वैक्यूल होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि फोटोसिंथेसिस हो। तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है, सरफेस के ऊपर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पर रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखो इसमें ये दोनों ऑप्शन एग्जैक्टली सेम दिए, बस लास्ट के अंदर इसमें चेंज कर दिया गया। अब इसमें थर्ड और फोर्थ जो है उसमें क्या गिवन है कि थर्ड में ये जो पूरा पूरा सेल गिवन है, ये आप देख रहे हो ऐसे मतलब कि होलो सा सेल है, ये क्या होता है, ये होता है वैक्यूल। तो इसीलिए ये हो गया वैक्यूल। फिर उसके बाद में ये जो हाफ ऑफ सेल होते हैं ये होते हैं हमारे पास में गार्ड सेल। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू को करना है, तो बी ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन सीधा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि व्हाइल वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसाइकिल, एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू विच पार्ट ऑफ ब्रेन, की हमारा कौन सा पार्ट है जो कि इसको यूज करता है। तो अब यहां पर ये जो है जैसे कि वॉकिंग स्ट्रेट लाइन हो गया या फिर राइडिंग अ बाइसाइकिल हो गया, तो ये कैसी एक्टिविटीज हैं, ये मोटर एक्टिविटीज इनको कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, जहां पे क्या हो रहा है, एक्टिवली हमारे ब्रेन को काम करना पड़ रहा है। जब भी हम चल रहे हैं, आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि हम कभी भी गिरते नहीं है, जब भी हम बाइसाइकिल चलाते तो हम चलाते और हमारा माइंड इतना ज्यादा स्मार्ट है कि आपको अगर बाइसाइकिल चलानी आती है, आपको कुछ नहीं करना हो तो ऑटोमेटिक मोड आने पर हाथ अपने आप घुमा लेते हैं और आपके पैर अपने आप पैडल मारते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक जो होता है ना उस स्टेज के ऊपर हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। जैसे कि कार चलाते हुए अपने अपने फादर को देखा होगा कि वो है ना ज्यादा नहीं करते, वो बस ऐसे हैंडल को घुमा देते हैं, उनका दिमाग सबकॉन्शियसली काम करता रहता है, अपने आप ही गियर डल जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, माइंड का काम होता है। तो इसका जो नाम होता है ना इस पार्ट का, जो कि सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं जैसे मोटर एक्टिविटीज को, इसका नाम होता है सेरिबेलम। तो इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। हिंड ब्रेन इसका एकदम से सही आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक इरेक्ट इमेज पाना चाहता है बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इरेक्ट इमेज कब मिलती है। कॉनकेव के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है कि जब जो इमेज है वो किसके बीच में होती है, बिटवीन फोकल पॉइंट
एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, जब भी क्या मिलती है, हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। अदरवाइज जो इमेज रहती है वो रहती है रियल एंड इन्वर्टेड, सभी केसेस के अंदर यही होता है, ठीक है। तो अब ये फोकस के बीच में और जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी तो हमें मिलेगी। तो अब हमें दिया गया है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, की ऐसी इमेज लेने के लिए क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। तो भाई फोकस के बीच में और अगर हमारे को ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाना है तो 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा।